नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले बीजेपी से जुड़ी खबर से। बता दें आपको कि आज हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। 2 दिनों तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक होनी है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी और अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम शामिल होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में होनी है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। तो आगे के भविष्य को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। 2024 का जो आम चुनाव होना है उस पर कैसे नई नीतियों पर काम किया जाए, क्या बेहतर किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही साथ अब तक के किए गए कामकाज को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए या विपक्ष को कैसे चुनौती दी जाए, इन मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। वही बैठक के दौरान एक फोटो एग्जीबिशन भी यहां पर लगाई जाएगी और इसमें जो सीनियर लीडर्स रहे हैं बीजेपी के, पहले जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित होती रही है उससे जुड़ी ये तस्वीरें यहां पर दिखाई जाएगी। बीजेपी की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो 24 की तैयारी अभी से शुरू हो रही है और इसको लेकर आज हैदराबाद सभी नेता पहुंचेंगे। इस बीच बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। बता दें आपको कि 3 जून को हुई हिंसा के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 पुलिस कर्मियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद को सस्पेंड किया गया है। इंस्पेक्टर बजरिया संतोष को भी सस्पेंड किया गया है। इंस्पेक्टर चमनगंज जैनेन्द्र सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो जिस तरह से ये जो पूरी मामले में जो भूमिका इनकी सामने आई थी उसके बाद अब कार्रवाई हुई है। अभिनव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की इनकी भूमिका रही है, क्या ताजा अपडेट इस मामले में सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि हिंसा के बाद से ही लगातार जो आरोपी हैं, मास्टरमाइंड हैं और जो इस हिंसा को कराने के आरोपी बनाए गए हैं, सभी के कहीं ना कहीं से पुलिस कनेक्शन सामने आ रहे थे। लगातार कई पुलिस कर्मियों के साथ आरोपियों की फोटो भी वायरल हो रही थी। अभी हाल ही में बेकनगंज के जो थाना प्रभारी निरीक्षक हैं नवाब अहमद, जिनको निलंबित किया गया है, उनके साथ उस व्यक्ति की भी फोटो वायरल हुई जिसने रुमाल हिला के हिंसा करने का इशारा किया था, जिसके बाद से ही पुलिस पर इन पर कार्रवाई की बात की जा रही थी। तो वहीं अब पुलिस कमिश्नर ने इन तीनों थाना प्रभारी निरीक्षकों को 2 को निलंबित किया है और 1 को लाइन हाजिर किया है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई को महज एक शुरुआत देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से और पुलिस कर्मियों के कनेक्शन सामने आए, कहीं ना कहीं एक एसीपी और एक चैनल के स्टिंग में डीसीपी पूर्वी ने ही कबूला था कि उनको इस हिंसा के बारे में पहले से जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है। तो अभी इंतजार और है कि कई और पुलिसकर्मी भी पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, इसमें कहीं ना कहीं पूरे कानपुर की एलआईयू का फेलियर था और साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर की कार्यशैली पर जो सवालिया निशान खड़े हुए थे कि जिस तरह से इस पूरे हिंसा का जो मास्टरमाइंड था हयात जफर आसमी, उसने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन लेकर बंदी का आह्वान किया था और इसके बाद पुलिस कमिश्नर से कह दिया था कि हाँ, उसने बंदी वापस ले ली है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, तो उनकी भी कार्यशैली सवालों के घेरे में है और हो सकता है कि कई पुलिसकर्मियों पर और भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही था अभिनव आपसे कि क्या ये जो कार्रवाई है सिर्फ निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर या अधिकारियों पर होगी या फिर वाकई में जो ऊपरी स्तर के जो जिम्मेदार है उन पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा, एक संदेश देने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब इस तरह के कई मामले होते हैं तो शुरुआत छोटों से ही की जाती है।
कभी कभी छोटों को ही जो इंस्पेक्टर लेवल के या सिपाही लेवल के या उप निरीक्षक लेवल के अधिकारी होते हैं उन पर कार्रवाई करके पुलिस अपना पलड़ा झाड़ लेती है कि उसने कार्रवाई कर दी, खाना पूर्ति कर लेती है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ से हिंसा बढ़ती, पूरे देश में इस हिंसा की आग गई, तो जिस तरह से सभी पुलिस कर्मियों की अपनी जिम्मेदारी होती है, इस जिम्मेदारी को पुलिस कमिश्नर को देना होगा कि किस तरह से उनसे कानपुर पुलिस का फेलियर हुआ और बड़े पुलिस कर्मियों पर जो जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है इसमें। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर योगी कैबिनेट के मंत्री एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई देने वाले हैं। सभी मंत्री फिर से एक बार अपने अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे। दरअसल ये मंत्री अपने इलाके में बरसात में होने वाली जो अव्यवस्था है उसकी समीक्षा करेंगे और सरकारी योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों को लेकर किस तरह से जमीनी स्तर पर काम हो रहा है इसका भी वो जायजा लेंगे। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को इसके लिए निर्देशित किया है। सभी मंत्री जनता की समस्याओं को सुने और उसका तत्काल समाधान करें। आपको बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर लगातार कैबिनेट के जो मंत्री है वो अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए जनता से संपर्क साधकर उनके बीच पहुंचने की जो सलाह है वो जिस तरह से सीएम ने दी है, गंभीरता दिखाई है, उसके बाद वो भी जमीन पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5 छोटे हवाई अड्डों के संचालन को लेकर एमओयू साइन कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुक्रवार को लोक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र में विकसित किए जा रहे हवाई अड्डों को लेकर उनके संचालन और प्रबंधन के लिए सिविल एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू साइन किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए सेवा प्रदाता के रूप में संचालन और प्रबंधन की सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस संबंध में सभी एयरपोर्ट की परिसंपत्तियों और पूंजीगत कामों के हस्तांतरण के लिए ऑल एआई को संपर्क किया जा रहा है। इसमें एयर इंडिया के जरिए इसमें आगे का काम करने की बात कही जा रही है। एमओयू के बाद अब इन हवाई अड्डों के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और जल्द होने की बात कही जा रही है। तो कई जगहों पर निर्माण जारी है, काम जारी है और काम में गति लाने की कोशिश हो रही है। सोनेलाल जयंती को लेकर अपना दल में घमासान मचा हुआ है। दरअसल अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल लखनऊ में एक ही जगह पर कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आपस में अड़ गए हैं। सोनेलाल जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना है और इसके लिए अनुप्रिया और पल्लवी पटेल ने कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को आयोजन की अनुमति मिल गई है, जबकि पल्लवी पटेल का आवेदन रद्द हो गया है। आवेदन रद्द हो जाने की वजह से पल्लवी पटेल नाराज है और मुख्यमंत्री आवास वो पहुंची सीएम से मुलाकात करने को लेकर, लेकिन सीएम आवास पर पैदल चक्कर लगाती वो रही सीएम आवास के, लेकिन सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ना ही कार्यक्रम स्थल के रद्द होने के कारण जो कारण है इसके पीछे के वो ही उन्हें पता लग पाए। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एक अलग तरह की राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। और मैंने ये पूछा कि आप अगर मेरा वेन्यू चेंज कर रहे हैं एक बार नहीं 3 बार, तो आप मुझे आधार बताइए। तो मुझे किसी ने कोई आधार नहीं बताया। मुझे 2 टूक जवाब मिल रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है, तो या तो ये उनका आदेश है। अगर उनका आदेश है तो मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? मैं सरकार का कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, कोई धरना नहीं कर रही हूँ, लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहाँ पर संगोष्ठी है और उस पर हम अपने विचार रखते हैं। तो क्या आधार है कि इसको कैंसिल किया गया? और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश नहीं दिया है तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग में कौन व्यक्ति है जो आदेश दे रहा है? मुझे न्याय चाहिए और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हूँ। मैम, अभी क्या हुआ? क्या कोई जगह आपकी डिसाइड हो पाई जहाँ पे ये कार्यक्रम को करेंगे या फिर कार्यक्रम? अभी तक हमको अधर में रखा गया है और हमें इन राइटिंग कुछ नहीं दिया गया है। और बात करो तो जवाब यही आ रहा है ऊपर से प्रेशर है, ना है, हाँ है ना है।
लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी गलती ये है कि मैंने एक आला मतलब आपके नेता को हराया है, तो उससे बड़ा अपराध मैं कल करूँगी। मैंने जहाँ कार्यक्रम निश्चित किया है, मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। अगर मान लीजिए आपको कार्यक्रम स्थल नहीं मिल पाया है, कार्यक्रम किसी तरीके से रद्द हो गया, तो क्या करेंगे आप? मैंने आपसे कहा कि उस कार्यक्रम स्थल तक तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता, मेरी आस्था जो है, और वो हमारे महापुरुष का जन्मदिन है, हम लोग वहाँ पहुँचना चाहते थे, और उसके तहत हमारी तरफ से जो कार्य होना चाहिए था, हमने पूर्णतः नीतिगत तरीके से वो कार्य किया है। हर नियम कानून को हमने फॉलो किया है। तो ये सपा की विधायिका पल्लवी पटेल जी थी, जिन्होंने सीधा कहा है कि कल सोनेलाल पटेल जी की जयंती है, जिसको लेकर के स्थान निर्धारित किया जाएगा और जो स्थान इन्होंने तय किया है वहां पे ये जाएंगी, फिर चाहे जो भी हो जयंती कल मनाएंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं शरद असरार, जनता टीवी, लखनऊ। बढ़ते आगे, सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर चलती एम्बुलेंस में आग लग गई है। ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आग बुझाने में मदद की है। हाईवे पर राकेश टिकैत का काफिला गुजर रहा था, उसी दौरान उन्होंने आग बुझाने में मदद की है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप इस वक्त देख पा रहे हैं जनता टीवी पर। तो हाईवे की ये तस्वीरें हैं, मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर यह एम्बुलेंस जा रही थी, अचानक आग लगी। 3 लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। देहरादून भूस्खलन से सड़कों के बंद होने का जो सिलसिला है वो जारी है। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से 83 सड़कें बंद हुई है। 40 घंटे के बाद भी अब तक बद्रीनाथ हाईवे नहीं खुल पाया है। 9 राज्य हाईवे और 10 मुख्य जिला मार्ग बंद है। सड़कों को खोलने के लिए 289 जेसीबी मशीनें लगाई गई है। तो जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है, उसकी वजह से अब रास्ते बंद हो गए हैं। संपर्क टूट गया है कई इलाकों का, और यहाँ से जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनके भी फंसने की वजह से खासी दिक्कतें पेश आ रही है। अजीत काम्बोज हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या ताजा हालात है? क्या यहाँ पर जिस तरह से भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित हुई थी उसमें कोई बदलाव आया है, कोई रास्ता खुला है, कोई ताजा अपडेट निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल सनी, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बरसात से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जो सड़क बंद होने की खबरें हैं वो लगातार मिल रही हैं। हालांकि अभी तक 83 सड़कें बंद होने की खबरें जो थी, बद्रीनाथ मार्ग की बात की जाए या अन्य मार्गों की बात की जाए, वहां पर लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन लगातार सड़कें खोलने का काम कर रहा है, और इसी कड़ी में कई सड़कें खुल रही हैं तो कई दोबारा बंद भी हो रही हैं, जिनको लेकर लगातार युद्ध स्तर पर कार्य जा रहे हैं। शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कम से कम समय में सड़कों पर आवागमन सुचारू किया जाए, लेकिन बरसात लगातार जारी है पहाड़ी इलाकों में, जिसके चलते कई इलाकों में भूस्खलन और रोड बंद होने जैसी खबरें लगातार मिल रही हैं। फिलहाल जो ताजा आंकड़े थे वो 83 सड़कें बंद होने की बात थी, लेकिन अब कई सड़कें खुलने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि जो बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोगढ़ वाला क्षेत्र है वो लगातार बार बार बंद हो रहा है, 40 घंटे बाद ये नहीं खुल पाया था। तो ऐसे में अब सरकार के आगे एक बड़ी चुनौती होगी कि यातायात को हाईवे पर सुचारू रख पाना। चारधाम यात्रा प्रदेश भर में जारी है, इसके चलते तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर पेश आ सकती हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों के लिए मौसम थोड़ा ठीक होने की बात जरूर कही गई है, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर हाईवे लगातार बंद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे अजीत, जिस तरह से हम चारधाम यात्रा की जो बात हम कर रहे थे, तो क्या कोई नई गाइडलाइन जारी की गई है? किस तरह से कोई प्रिकॉशन जारी किया गया उन यात्रियों के लिए जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं? कोई टोल फ्री नंबर या कोई इस तरह की कोई सेवा? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है, और जिस तरह से मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है, ऐसे में तमाम यात्रा मार्ग के जितने भी जिले पड़ते हैं सभी के जिलाधिकारियों को खुद मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि आप समय समय पर यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं उनको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाने का काम करें। अगर कहीं पर भी सड़क बंद होती है तो उस सड़क से पहले कोई उचित स्थान देखकर यात्रियों को रोका जाए जहां पर उनके सामने रहने खाने पीने की किसी तरह की समस्या ना हो, और अगर कहीं पर यात्रा एकदम ब्लॉक होती है तो उसको लेकर भी यहाँ पर व्यवस्था बनाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने सभी जो भी
हाईवेज या अन्य संपर्क मार्ग अगर बंद होते हैं तो वहां पर जेसीबी की व्यवस्था की गई है जो तत्काल रास्ता खोलने में काम आएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियों पर यहाँ पर रोक लगाई गई है अगले 3 महीनों के लिए। खुद मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश जारी किए गए हैं कि अगले 3 महीने तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी अति आवश्यक ना होने पर छुट्टी नहीं ले सकेगा। तो तमाम व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश जरूर की गई है शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन भारी बरसात के चलते लगातार भूस्खलन हो रहा है और सड़कें बंद हो रही हैं। बिल्कुल अजीत, आप नजर बना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इधर उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। बारिश की वजह से अभी भी कई सड़कें बंद है। सड़कों को खोलने का जो काम है वो लगातार जारी है। अजीत कंबोज हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी बता रहे थे किस तरह से पहले 85 सड़कें जाम थी, बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे सड़कों को खोला जा रहा है। हालांकि बरसात को लेकर अलर्ट अब भी जारी है और प्रशासन की तरफ से भी लगातार इस बात के लिए जो चारधाम के यात्री पहुंचे हुए उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो बारिश की वजह से अभी भी कई सड़कें बंद है, कई जगहों का संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से एहतियात बरतने के लिए भी सभी से कहा जा रहा है। जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रहा है जब और जितनी जल्दी हो सके शीघ्र सभी जो स्लाइडिंग उनके काम। भारतीय जनता पार्टी ने रुड़की मेयर गौरव गोयल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने की वजह से पार्षदों से विवाद और 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है और साथ साथ विधायक की ओर से पास करवाए गए कामों में बाधा डालना भी बताया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार निष्कासन पत्र के अनुसार मेयर गौरव गोयल को पार्टी की गतिविधियों और रीति नीति के इतर काम करने की वजह से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।